नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोड़ा। ये हमारा एक वीकली प्रोग्राम है जिसमें हम आपके साथ रियल एस्टेट के मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर करते हैं और कुछ ऐसी चीजें जो रियल एस्टेट के बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो प्रोग्राम के दौरान अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें स्टूडियो के नंबर 6474840018 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। कोई भी आपका रियल एस्टेट के रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप हमें कॉल करें और हम अपनी नॉलेज के हिसाब से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और नई जो मार्केट में अपडेट्स हो रही हैं, जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस हैं, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके साथ अपनी टीम का तारुफ कराता हूं। तो सबसे पहले मेरे साथ हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड मिस्टर प्रवीण अरोड़ा। रीसेल से हमारे स्पेशलिस्ट हैं अमित चोपड़ा और जैग आज हमें रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम द कमर्शियल साइड। सो दे हैव अ लॉन्ग एक्सपीरियंस इन द कमर्शियल साइड, तो वो कमर्शियल साइड जो है उसके ऊपर आपके आस्पेक्ट से शेयर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो काफी देर से बाद ये इतना ज्यादा पॉपुलर सा होता जा रहा है और ये बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है आजकल। बहुत सारी प्रॉपर्टीज पावर ऑफ सेल के ऊपर जा रही हैं। ये अगर देखें तो कोई ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है। जिन जो लोग इस परिस्थिति से गुजरते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल और एक चैलेंज वाला प्रोसेस होता है कि ये पावर ऑफ सेल के ऊपर उनकी प्रॉपर्टी जा रही है। बट ये टॉपिक हमने इसलिए चूज किया है क्योंकि काफी टाइम से पिछले में हमें चीजें काफी देखने को मिल रही हैं। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर ये इसलिए जैसे हम कह रहे थे कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है। तो पहले प्रवीण जी से जानते हैं। तो प्रवीण जी थोड़ा सा पहले इस टॉपिक के बारे में बताएं कि जैसे कह रहे हैं कि हमारा टॉपिक तो आज का है कि अवॉइड पावर सेल इन कनाडा। तो पहले थोड़ा सा ये शेयर करें कि ये पावर ऑफ सेल आखिर है क्या, ये प्रोसेस होता कैसे है। दिनेश, जैसे आपने बात की है कि ये आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स नॉट ए टॉपिक जो मतलब कोई बहुत जैसे कह लो कि खुशी से कोई शेयर करने वाली बात है या कुछ ऐसी चीज। इससे लिटिल बिट थोड़ा सा मतलब ऐसा टॉपिक है जिससे हर आदमी मतलब चाहता है कि ऐसी सिचुएशन में ना ही आए। बट इसकी नॉलेज जो होनी है वो बड़ी जरूरी है, क्योंकि कई बार दिनेश क्या होता है कि कई लोग ना मतलब अनजाने में इस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, जो कि हमें देखने को मिल रहा है आज की मार्केट में खास करके। और एक मेरा मानना है कि अगर आपको सही इंफॉर्मेशन मिल जाए, कई परिस्थितियां तो ऐसी होती हैं जैसे आपने बात की है कि आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते, बट कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनको आप अगर आपको उसकी इंफॉर्मेशन पहले हो या आपको नॉलेज हो तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। ये जो पावर ऑफ सेल है निश, एक ऐसी चीज है कि जैसे अगर कोई भी आदमी जो कनाडा में प्रॉपर्टी ओन करता है, जैसे हम सभी लोग किसी ना किसी घर में रहते हैं जहां हम उसको रेंट करते हैं, जहां आप उसको ओन ओन करते करते हैं, हैं। चाहे आप ओन करते हैं या आपका लैंडलॉर्ड ओन करता है। हर कोई ना कोई आदमी किसी न किसी प्रॉपर्टी को ओन करता है। और अगर उन्होंने उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन लिया हुआ है, कोई मॉर्गेज ली हुई है, कुछ बारो किया हुआ है, अगर वो जो उन्होंने मनी उसके ऊपर बोरो की हुई है उसकी एक पेमेंट होती है जो उन्होंने डिसाइडेड होता है, जो मंथली बाई वीकली या वीकली जो भी उन्होंने पेमेंट उसकी करनी है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज किसी से बारो करते हैं, किसी भी लेंडर से मनी बारो करते हैं, तो हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती हैं कि आप हमारी जो लोन है या जो हमारी मॉर्गेज है, इसको सिंपल फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो लोन बोल दूं मॉर्गेज को, आप इसकी पेमेंट ऐसे ऐसे करेंगे, ये हमारा इंटरेस्ट होएगा, ये हमारी टर्म्स कंडीशन है, ये इसका अमोर्टाइजेशन पीरियड है। तो मैं थोड़ा सा प्लेन लैंग्वेज के वर्ड यूज करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप उस पेमेंट को, जो आपकी पेमेंट का स्केड्यूल है कि जैसे आपने वीकली पेमेंट करनी थी या बाई वीकली मंथली, आप उन पेमेंट्स को मिस करना शुरू कर देते हैं, तो जो आपका लेंडर है जिसने आपको मनी लेंड किया है उसके पास एक जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक बिल्ट इन चीज होती है दैट मतलब लेंडर हैज द अथॉरिटी कि वो आपकी प्रॉपर्टी को खुद सेल कर सकता है, रादर देन कि आप उसको सेल करें। वो उसकी आपसे पोजेशन लेके उस प्रॉपर्टी को खुद सेल कर सकता है। इसको हम सिंपल फॉर्म में अगर कहें तो ये होती है पावर ऑफ सेल। आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, आपने उसकी पेमेंट नहीं की, जिससे आपने पैसे उधार लिए, चाहे वो कोई प्राइवेट लेंडर है, चाहे वो कोई क्रेडिट यूनियन है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशनल लेंडर है या बैंक्स हैं,
वो आपको प्रॉपर्टी का पोजेशन आपसे लेकर आपकी प्रॉपर्टी को खुद सेल कर सकते हैं। इसको हम पावर ऑफ सेल कहते हैं, जो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें। और ये जो चीज है आज की डेट में थोड़ी सी बढ़ती चली जा रही है, और इसके बारे में हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कई बार तो आप इस सिचुएशन में आते हैं कि आपके पास कंट्रोल ही नहीं होता इस सिचुएशन से बचने का। कई बार अनफॉर्चुनेटली आप जॉब लूज कर जाते हैं, कई बार आपको कोई हेल्थ का इश्यू आ जाता है, आपकी लाइफ में कुछ और मतलब ऐसा इंसिडेंस हो जाता है कि जिसकी वजह से आप पेमेंट्स कर नहीं पाते, एकदम आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गिरती है और आपको वो पेमेंट्स मिस करनी शुरू हो जाती हैं, और वो जो लेंडर है आप पावर ऑफ सेल की तरफ चले जाते हैं। और ऐसी जो सिचुएशन है वो तो कई बार आपको अवॉइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर आपके ऊपर कोई एकदम प्रॉब्लम आ जाती है, आप उससे संभल ही नहीं पाते और आपकी पेमेंट्स मिस होना शुरू हो जाती हैं। बट कई बार क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम का आइडिया होता है और हम उस प्रॉब्लम को काफी टाइम से प्रोलॉन्ग करते चले जाते हैं, और जब हम प्रोलॉन्ग करते चले जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम उसको और प्रोलॉन्ग नहीं कर पाते, और उस स्थिति में आकर जो हमारी प्रॉपर्टी है वो पावर ऑफ सेल पे चले जाती है। उस स्थिति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसको आप मैनेज कर सकते हैं, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, या आप उसके लिए कुछ ना कुछ है जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ये जो है आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा चर्चा का दिनेश, कि इसके ऊपर हम अलग अलग विषयों के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में ना आए, अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, या हम इसको कैसे बचा सकते हैं इस सिचुएशन को। और जिस तरह हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि भी जो लेंडर के पास आपके घर का, आपकी प्रॉपर्टी का कंट्रोल चला जाता है जब आप उनको जो आपकी टर्म एंड कंडीशन पे डिसाइडेड की हुई इंस्टॉलमेंट है जब पे नहीं कर पाते। और कनाडा में एक देखा जाए तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ जो मेजोरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर किसी ना किसी लेंडर का डेट है। बहुत ही कम आपको ऐसी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी या ऐसे ओनर देखने को मिलेंगे जो प्रॉपर्टी को फुली ओन करते हैं, उनके ऊपर किसी तरह का कोई डेट नहीं है। क्योंकि जिस तरह का यहाँ प्राइस पॉइंट, जिस तरह का यहाँ स्ट्रक्चर है, तो मेजोरिटी ऑफ जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे किसी ना किसी लेंडर की आपके ऊपर मॉर्गेज है, आपके ऊपर उसका लोन है। तो उस चीज का काफी ध्यान रखना पड़ता है ताकि आप उन इंस्टॉलमेंट्स को करते रहें ताकि ये प्रॉपर्टीज उस तरफ ना मूव करें। तो अमित, आप इसके बारे में थोड़ा और एलेबोरेट करें, थोड़ी सी चर्चा हमारे अपने व्यूअर्स के साथ करें कि ये जो पावर ऑफ सेल है ये किस तरह इम्पैक्ट हो रही है, कैसे आती है या क्या टर्म एंड कंडीशंस रहती हैं। तो जो ये पावर ऑफ सेल है ये तब आती है जब क्या होता है कि जो डेट को सर्व करने के लिए हम और डेट लेते रहते हैं, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आज इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण क्या है मॉर्गेज पेमेंट्स बढ़ गई हैं। लेट्स से आपकी $4000 मॉर्गेज पेमेंट है, उसके बाद उसको सर्व करने के लिए आप एक सेकंड मॉर्गेज ले रहे हैं कि चलो मैं अपनी फर्स्ट मॉर्गेज भरने लग जाता हूं। उससे क्या होता है कि डेट अपना प्रोलॉन्ग होता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है अपनी जो मंथली पेमेंट्स हैं वो और बढ़ रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है बैंक्स को जब पेमेंट्स नहीं मिल पाती तो क्या होता है बैंक अपनी प्रॉपर्टी को पावर ऑफ सेल पे लगा देता है। इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है आपने, सबसे पहले ही अपना देखना शुरू कर देना है कि क्या बजट में आपका जो प्राइस जा रहा है उसमें क्या आप पेमेंट कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो आप उसके और भी ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कि रीफाइनेंस कराना या फिर उसको प्रॉपर्टी को सेल करके क्या उससे हम एग्जिट कर सकते हैं। एक जो अमित जो आपने बात कही है, जैसे अमित ने कि दिनेश आज की डेट में एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो रहा है कि क्योंकि पिछले काफी टाइम से इंटरेस्ट रेट ऊपर गए हैं, और जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर गए हैं तो पेमेंट्स हैं काफी बढ़ी हैं। और ये जो टॉपिक है आज हमारा, इसका एक मेन कारण ये भी है आज इसका डिस्कस करने का, कि इस साल में काफी ऐसी मॉर्गेजेज हैं जो रिन्यू भी हो रही हैं, जो कि पहले काफी लोअर इंटरेस्ट रेट के मैं ऊपर यही थी। आपसे डिस्कस करने लगा था कि भाई ये पहले भी पावर ऑफ सेल होता था, पहले भी प्रॉपर्टीज ऐसे ही मतलब बैंक के पास या लेंडर्स के पास लोन के ऊपर होती थी। बट अभी ये देखने आया है कि पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर ये पावर ऑफ सेल वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये काफी कॉमन दिखने लग गई हैं। जो भी नेबरहुड, जो भी स्ट्रीट जहां आप देखते हैं, पहले ये इतना एग्जिस्टेंस नहीं था इसका। पहले रियल एस्टेट एजेंट के घर मतलब लगाते थे, सेल होते थे, ओनर खुद घर को सेल करते थे। तो अब ये पावर ऑफ सेल के ऊपर काफी ज्यादा दिखने लगा है।
तो इसका रीजन ये जो मार्केट में फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उसकी वजह है या कोई और रीजन भी है? दो रीजन रहे हैं इसके सबसे बड़े ज्यादा इस मार्केट में। एक तो दिनेश ये रहा है कि पिछले टाइम से मार्केट एक डिक्लाइनिंग मार्केट रही है। जैसे अगर हम देखें 21 22 में प्राइसेस बहुत ऊपर थे, उसके बाद मार्केट एक डिक्लाइनिंग मार्केट रही है, जो प्राइसेस हैं वो नीचे आए हैं। और जब मार्केट डिक्लाइनिंग मार्केट होती है तो उसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि समटाइम्स लोगों का डेट है वो काफी ज्यादा होता है, और बाद में जब मार्केट डिक्लाइन करती जाती है तो जो उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो वैल्यू उनकी नीचे आती जाती है उनकी प्रॉपर्टी की, पर वो जो डेट है उन प्रॉपर्टीज के ऊपर काफी ज्यादा डेट है वो रहता है। और फिर जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है उनके लिए चैलेंज क्या आता है कि वो उस प्रॉपर्टी को सर्व करने के लिए ना तो उनको कोई और डेट मिलता है और ना वो उस प्रॉपर्टी के डेट को हैंडल कर पाते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा एक कारण ये है कि अगर उनको डेट मिलता है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई और डेट मिलता है, तो उनकी इनकम ज्यादा नहीं होती जितनी की उसकी पेमेंट्स हैं प्रॉपर्टी की। वो जो एक्स्ट्रा डेट लेते हैं वो सारे डेट्स हैं वो हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर होते हैं। और कई तो लोग ऐसे भी हैं, मैं देखता हूं कि उन्होंने पिछले टाइम के अंदर, क्योंकि घर एक लोगों की बेसिक नेसेसिटी भी है, और वो क्या है कि अपने सेकंड मॉर्गेज अगर उनको नहीं मिलती, प्रॉपर्टी की अप्रेजल है वो कम है क्योंकि मार्केट डिक्लाइनिंग थी, तो वो क्रेडिट कार्ड से है मतलब पैसे उठा के अपनी मॉर्गेज की पेमेंट्स कर रहे हैं। और अगर आप एक चीज देखें, अगर आपके लिए 5-6% पे जो मॉर्गेज थी वो देनी मुश्किल हो रही है, तो जब आप क्रेडिट कार्ड से 20-22% के ऊपर पैसे उठाएंगे उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? वो क्या होता है कि वो सिचुएशन आपको और नीचे ले जाती है। मतलब अब आप एक चीज देखिए, पास्ट में क्या हुआ कि प्रॉपर्टीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे। जब प्राइसेस बहुत ज्यादा थे तो ऑब्वियसली लोगों की मॉर्गेजेस भी काफी ज्यादा थी, और जब मॉर्गेजेस काफी ज्यादा थी, पहले तो लो इंटरेस्ट रेट था तो वो अपनी पेमेंट्स को हैंडल कर पा रहे थे, पर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो उन पेमेंट्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया। आपको याद है जैसे आज हम बात कर रहे थे किसी के साथ कि जितना प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है और जो मॉर्गेज की पेमेंट है, सम ऑफ द मतलब जो ओनर्स हैं उनकी पेमेंट 3 टाइम्स है जितना के उनका अपने प्रॉपर्टी का रेंट है। अब आप एक चीज देखो, अगर एक प्रॉपर्टी के ऊपर $3000 रेंट आ रहा है और उस प्रॉपर्टी की मॉर्गेज की पेमेंट $9000 है, वो कारण क्या है कि उसके ऊपर इतना ज्यादा डेट बढ़ा हुआ है उस प्रॉपर्टी के ऊपर कि उसकी मॉर्गेज की उसके डेट की जो पेमेंट है वो 9000 है, रेंट उसका 3000 है। ऐसी सिचुएशन में आप सोचो कि आपके लिए उस प्रॉपर्टी को मैनेज करना कितना मुश्किल है। आप उसका $6000 का जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो कितना टाइम तक मैनेज करेंगे? मतलब आज की डेट में दिनेश, मतलब मैं ऐसा नहीं भी हम लोगों को डराना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज है, हम उनको थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, नॉलेज देना चाहते हैं, ताकि अगर वो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए हैं तो उसको हैंडल कर सकें इजीली। घबराने की कोई बात नहीं, हर चीज का सोल्यूशन होता है। अब एक चीज देखिए, आज की डेट में हमें बहुत से ऐसे होम ओनर्स मिले हैं जो साल का 60-60 70-70 हजार सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। हाँ जी। अगर हम एवरेज कैनेडियन फैमिली की इनकम देखें तो एवरेज कैनेडियन फैमिली की जो इनकम है मेरे ख्याल जीटीए में अराउंड 1.5 लाख के करीब है, बिल्कुल 1.5 लाख के करीब है। अगर मान लो 1.5 लाख भी आपकी फैमिली की इनकम है, आपने उसमें से टैक्स पे करना है, टैक्स पे करने के बाद जो आपके पास पेमेंट आती है, और अगर आपको $60-70,000 इंटरेस्ट पे करना पड़ता है प्रॉपर्टी का साल के अंदर, राइट, तो आपकी इनकम के साथ उस चीज को मैनेज करना काफी डिफिकल्ट है। आपके पास कोई ना कोई ऐसा उसका सोल्यूशन होना चाहिए कि आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए, अदरवाइज किसी न किसी स्टेज पे जाकर उस चीज ने आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर देनी है। तो इसमें मतलब देखा ये गया है कि अच्छा, इसमें एक और चीज है जो इकोनॉमी है, जैसे वो जो जॉब मार्केट है, बिजनेस है, वो भी कोई रोल प्ले कर रही है इकोनॉमी, या उसकी वजह से भी कोई चेंजेस हो रही हैं? एक तो ठीक है कि उनकी जो बाइंग है वो बढ़ी हुई है,
बट अदर देन दैट कोई जॉब मार्केट हो गई, बिजनेस मार्केट हो गई, इकोनॉमी इसमें क्या रोल प्ले कर रही है? इकॉनमी दिनेश बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इस चीज में, और जो जॉब मार्केट है आपकी बिजनेस की इनकम है एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। अब हम एक चीज देखिए, थोड़ा सा मतलब एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। कोई भी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट है, आप कोई भी प्रॉपर्टी है, आप उसको एक एज ए इन्वेस्टमेंट कंसिडर करें, चाहे आप उसमें रह रहे हैं या आपका टेनेंट रह रहा है। प्रॉपर्टी एक इन्वेस्टमेंट की तरह अगर आप उसको देखते हैं, तो उसमें दो कंपोनेंट हैं, एक तो उसका कैश फ्लो और सेकंडली उसका एप्रिसिएशन। जब मार्केट एप्रिशिएट करती थी या कर रही थी, अगर आपका कैश फ्लो कम भी था प्रॉपर्टी के ऊपर, कैश फ्लो क्या है कि आपको वो प्रॉपर्टी है वो कितना रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, वो जो प्रॉपर्टी है वो कितना रेवेन्यू आपको जनरेट करके दे रही है। जनरेट रेवेन्यू क्या होना है, प्रॉपर्टी पे दो ही चीजें हैं, या तो प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दिया हुआ है, आपके पास रेंट आ रहा है, या आप उस प्रॉपर्टी को इस नजर से देखते हैं कि अगर आप सिमिलर प्रॉपर्टी बाहर रहें, उस प्रॉपर्टी में आपको कितना रेंट देना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे तो वही उसका कैश फ्लो है प्रॉपर्टी का। तो मान लीजिए कि वो जो कैश फ्लो है, पहले क्या होता था कि मार्केट दिनेश एप्रिसिएशन की तरफ थी, मार्केट ऊपर जा रही थी। अगर आपका कैश फ्लो कम भी होता था तो मार्केट में प्रॉपर्टी इतनी एप्रिशिएट कर जाती थी कि आपका जो वो कैश फ्लो का गैप था वो आपको बॉदर नहीं करता था, आप उसको मेकअप कर जाते थे। अब क्या हो गया कि मार्केट डिक्लाइनिंग तरफ आ गई, कैश फ्लो आपका पहले कम है और ऊपर से डे बाय डे उसका प्राइस एप्रिशिएट हो रही है और प्राइस नीचे जा रहा है। तो आपको दोनों तरफ से प्रॉब्लम आई, एक तो कैश फ्लो की तरफ से आपको प्रॉब्लम आई और एक दूसरा आपको उसका प्राइस भी नीचे कम गया। तो अगर आप ये सोचते हैं कि जो जॉब है या दिनेश जो इनकम है लोगों की, अगर वो अच्छी नहीं है, तो प्रॉपर्टी का जो कैश फ्लो है और जो उसकी मॉर्गेज की पेमेंट है या डेट की पेमेंट है, वो जो गैप है उसके अंदर, उसको मेकअप करना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और अगर वो उस गैप को मैनेज नहीं करते तो वो डे बाय डे वो जो गैप है वो बढ़ता जाता है, और एक दिन वो गैप है आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाता है कि वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और जब आपके कंट्रोल से गैप बाहर हो जाता है तो आप अपनी पेमेंट्स मिस करना शुरू कर देते हो। जब आपकी पेमेंट्स मिस होना शुरू हो जाती हैं तो लेंडर आपके अगेंस्ट एक्शन लेता है। जो लेंडर का एक्शन है वो यही है कि आपसे प्रॉपर्टी की पोजेशन लेकर वो खुद सेल कर दे, और इसी को हम पावर ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो जैक ये तो जैसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे जो रेजिडेंशियल की हमारी मार्केट है उसके ऊपर पावर ऑफ सेल का क्या इम्पैक्ट रहता है, कैसे वो चीज आ रही है, तो थोड़ा सा आप कमर्शियल के बारे में भी हाईलाइट करें कि कमर्शियल जो बिजनेसेस हैं, हाँ जी। कमर्शियल जो मतलब एस्पेक्ट्स हैं, उनके ऊपर पावर ऑफ सेल का कैसा इम्पैक्ट रहता है? So for businesses, let's say for sale of business, if they're conducting their business, they miss out on their rent, then the landlord can take over their business and close it down and put on the locks. Whereas residential, you have to go through the tenant board, etc. Right? So whereas it's a lot more easier in sale of business, the landlord would just take over. Even in commercial mortgages, Jack, I think it's the same process. If they're not paying the mortgage, even the Yeah. commercial lender does the same Correct. thing. For landlords, it would be the same process. They Correct. do the same thing Yeah. on the commercial side also. तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा जैसे ये चर्चा कर रहे हैं, बाकी अभी हम एक वक्त हो गया छोटा सा ब्रेक लेने का, तो हम यूं गए और यूं आए और थोड़ी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोड़ा। और जैसा कि हम अपने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, हाउ टू अवॉइड पावर सेल इन कनाडा, और हमने ये डिस्कस कर रहे थे, देखा कि रियल एस्टेट मार्केट कमर्शियल चाहे हो, दोनों के ऊपर इसका इम्पैक्ट है। तो जैक, मैं थोड़ा सा यहाँ आपसे ये समझना चाह रहा था कि जैसे रेजिडेंशियल मार्केट की हम बात करते हैं कि पिछले साल 1.5 साल में पावर ऑफ सेल वाली काफी प्रॉपर्टीज जो हैं वो मार्केट में आई हैं। तो मैं एक ये चीज आपसे अंडरस्टैंड करना चाहता था कि कमर्शियल मार्केट में भी ये सेम ऐसे ही इसी तरह आ रही है सेल के ऊपर, या कमर्शियल मार्केट में ये नंबर इनसे कम है रेजिडेंशियल से?
So in the commercial, there's a lot less power of sale due to the calculated cash flow that's in the business or how the person is getting their mortgage from the lender. Also, the down payment is a lot more higher than residential, so which the risk ratio is a lot less. So that's why we don't see a lot of power of sale for commercial. It is a lot less than residential. कमर्शियल में दिनेश एक बात क्या है कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, क्योंकि मोस्टली जो कमर्शियल की प्रॉपर्टीज हैं वो कैप रेट के ऊपर सेल होती हैं, तो उनमें उनकी इनकम और सारी चीजों के बारे में काफी ज्यादा क्लैरिटी होती है ठीक है। पहले ही। और रेजिडेंशियल में क्या है कि रेजिडेंशियल में बाइंग थोड़ा इमोशनल बाइंग है, कमर्शियल में जो बाइंग है सारी वो थोड़ा फाइनेंशियल स्टैट्स, हाँ, नंबर, सारी वो चीजें सारी एक बार नंबर देख के- बेस्ड बाइंग है, बाइंग सेलिंग है। तो उसमें जो ऐसी चीजें हैं जब प्रॉब्लम्स हैं वो कहने का मतलब कम आती हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट के ऊपर आपकी पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट थोड़ा कम रहता है क्योंकि वो कॉर्पोरेशन के नाम पे है, बिजनेस है, तो थोड़ा सा शायद ये भी है। और बाकी दूसरी ये है कि उसका पता होता है कि ये इतना रेंटेड है, ये जो प्रॉपर्टी है इतनी अमाउंट के ऊपर रेंटेड है, जो बैंक उनकी फाइनेंसिंग वगैरह है वो पहले ही काफी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, ठीक है। उनके बेसिस के ऊपर ही फाइनेंसिंग होती है कि इतना इसका रेंट आएगा, अगर ओनर ऑक्यूपाइड है तो इतना इनका बिजनेस के ये जो फाइनेंशियल्स वगैरह हैं वो क्या सपोर्ट करते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं कि वहां पे भी प्रॉब्लम नहीं आती, बट रेजिडेंशियल के कंपैरेटिवली वहां प्रॉब्लम्स कम आती है। ठीक है। तो दूसरा चीज, जैसे मिनी अभी ये चीजें हम डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा देख रहे थे, देखिए कुछ चीजें तो हैं वो जो मतलब अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। कोई जैसे आपकी अगर कोई जॉब चल रही है, कोई जॉब लॉस है, अगर वैसे ही कोई कैजुअलिटी हो जाती है, घर में दो बंदों के नाम पे ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, किसी एक के साथ कोई मिसहैप हो जाता है, तो नेचुरली है वो जो आपकी इनकम थी, कैश फ्लो, वो कम हो गया, चीजें थोड़ी सी अनइवन हो गई। उन चीजों में इन चीज को संभालना, घर को, बाकी चीजें थोड़ी चैलेंज हो जाती हैं आके। बट इन चीजों के अलावा अगर नॉर्मल हमारी एक्टिविटी रहती है, जैसे हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, मान लीजिए रेंट भी किया हुआ है, तो इनके अलावा अगर हम उन चीजों को छोड़ दें तो नॉर्मल जो लाइफ डे टू डे एक्टिविटी है, अब जैसे हमने इसको डिस्कस किया कि लेंडर, डेफिनेटली लेंडर का एक चार्ज है, अगर वो चीजें आप उसको उसके अकॉर्डिंग पे नहीं करते तो अपना वो अमाउंट रिकवर करने के लिए वो आपके घर को सेल के ऊपर लगा सकता है, कंट्रोल पोजेशन उसके पास चला जाता है। तो उसमें थोड़ा सा आप ये बताएं कि अब जैसे अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हों तो कैसे इसको थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है, डिले या स्टॉप, या कैसे हम इससे बच सकते हैं इस सिचुएशन से? देखो दिनेश, ऐसा है कि जैसे कोई भी अगर आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी आती है, वो अगर तो कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन होए तो वो ऑल ऑफ सडन आती है, तो कई बार आप उसको नहीं हैंडल कर सकते, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। बट अदरवाइज अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप इस सिचुएशन में आते हो, आप एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में आते हो, आप एकदम इस सिचुएशन में नहीं आते। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि आपके डेट की जितनी पेमेंट है, चाहे वो आपके घर की मॉर्गेज है या आपने कुछ और लोन वगैरह की पेमेंट्स करनी है, जो आपकी मंथली इनकम है उसको सपोर्ट करती है कि नहीं करती। ऑब्वियसली जब हम इस प्रॉब्लम में आते हैं वो तभी उस प्रॉब्लम में आते हैं कि जब हमारी मंथली इनकम उन चीजों को सपोर्ट नहीं करती। और उस टाइम पे ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि शायद हम कुछ टाइम के अंदर इस सिचुएशन को बेटर कर ले, कि हम इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। आप कोई ना कोई उसकी एक एग्जिट स्ट्रेटजी सोच रहे होते हो। अगर आपके पास कोई अच्छी उसकी स्ट्रॉन्ग एग्जिट स्ट्रेटजी है तो बात अलग है, अगर नहीं है तो मुझे ये लगता है कि आप उस चीज को सेव करने के लिए और डेट ना उठाएं, क्योंकि जो आपका सेकंड थर्ड डेट है या क्रेडिट कार्ड है वो हमेशा आपके फर्स्ट डेट से हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर होता है। अगर मान लो आपकी पहली मॉर्गेज 4-5% पे है, तो आपको जो दूसरी मॉर्गेज मिलनी है या आपने कोई और डेट लेना है उसमें उसके काफी ज्यादा हायर रेट पे मिलना है। अगर आप पहले उसी को नहीं मैनेज कर पा रहे तो आपके लिए वो हायर रेट वाले डेट को मैनेज करना और भी मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब है अवॉइड करें ऐसी सिचुएशंस को, अगर आपके पास उसकी कोई स्ट्रॉन्ग एग्जिट
स्ट्रेटजी नहीं है। अगर आपको ये नहीं क्लैरिटी है कि आपके पास फंड्स कहीं से आने हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी बेचनी है या किसी और सोर्स से आपके पास फंड्स आने हैं, या आपके बिजनेस में या आपकी इनकम में कोई चेंज आनी है, अगर वो कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव चीज नहीं है तो इन चीजों को अवॉइड करें। दैट्स द नंबर वन थिंग। अगर मान लो आपने फिर भी वो डेट ले लिया, अब आप दोबारा उसको भी मैनेज नहीं कर पा रहे, तो मान लो अगर आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं, सबसे पहले तो एक चीज करें कि जो आपका लेंडर है अपने लेंडर के साथ बात करें। समटाइम्स क्या होता है, वो भी आपको पेमेंट्स में या किसी न किसी तरह की कोई हेल्प कर जाते हैं कि ताजो कि आप उनको मैनेज कर सकें। और कई बार जो आपकी मॉर्गेजेस भी हैं वो भी रीस्ट्रक्चर हो जाती हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर आपकी आज पेमेंट ज्यादा है, आप अपने बैंक के साथ लेंडर के साथ बात करें, अगर तो वो चीज रीस्ट्रक्चर होती है तो वो ज्यादा बेटर है कि रादर देन आप कोई और डेट उठाएं, क्योंकि डेट उठाने की बजाय उसको रीस्ट्रक्चर करना ज्यादा तो ज्यादा बेटर है। बेटर है। अगर उसमें कोई और पेमेंट कुछ छोटी कम कर होती दी, है। थोड़ा और उसको टेन्योर बढ़ा लिया, कोई ना बिल्कुल। कोई ऑल्टरनेट उसके साथ मतलब वर्कआउट किया जाए। हाँ जी, तो वो जो रीस्ट्रक्चरिंग है आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए रादर देन किसी और डेट को उठाने की। ताकि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मतलब आप अपने लेंडर के साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल। शुरू करें, उसको अपनी जो सिचुएशन है उसको समझाने की समझाएं। कोशिश करें। और दूसरी बात है कि जब हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि एज ए ह्यूमन एक हमारी टेंडेंसी होती है, वी डोंट फील गुड, हमें उस चीज के बारे में अच्छा नहीं महसूस हो रहा होता, तो हम क्या करते हैं, हम उसके बारे में किसी से बात नहीं करते। बात ना करना इज नॉट ए गुड थिंग। अगर आप किसी अपनी फैमिली के साथ या किसी के साथ नहीं बात करना चाहते तो किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लीजिए, वो आपको बेटर गाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए। अब आप एक चीज देखिए, जैसे मैंने बात की है कि अगर कोई प्रॉपर्टी का रेंट है जो वो $3000 है, पेमेंट आपकी 6 या $9000 के करीब है उसकी, तो ऐसी ऑप्शन भी आप सोच सकते हैं कि आप खुद उस सिचुएशन में चले जाएं, या प्रॉपर्टी को डाउन साइज करें। अगर आपको लगता है कि आप उसको नहीं मैनेज कर पा रहे तो छोटी प्रॉपर्टी पे आ जाएं। आई नो कि रहने के लिए हमें एक चीज चाहिए, बाकी कहने का ये है कि चीजों को प्रलॉन्ग ज्यादा ना करें, उनका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर करें, जितना भी जल्दी आप उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि आप 3 4 5 6 जगह पे अलग अलग तरह की डेट्स की पेमेंट्स कर रहे हैं, और वहां पे आपके क्रेडिट कार्ड्स की भी पेमेंट है, कुछ और डिफरेंट तरह की पेमेंट्स हैं। अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो जो आपका मेजर लेंडर है, जिसके पास आपकी सबसे बड़ी मॉर्गेज है या जो लोन है, कि अगर कोई ऐसी चीज की जा सके कि आप सभी चीजों को कंसोलिडेट कर ले, इकट्ठा कर ले, एक पेमेंट बना ले और वो आपकी पेमेंट कम हो जाए, ताकि आप जो बाहर ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आप अपने इंटरेस्ट के कंपोनेंट को कम कर सके। अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो तो आप उसको करें। अगर इन सारी चीजों में भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो मुझे ये लगता है कि उस सिचुएशन को और खराब करने की बजाय उस सिचुएशन से फिर एग्जिट करना ही एक ऑप्शन बच जाती है, आप उससे फिर एग्जिट कर जाएं। आई नो कि हमें अच्छा नहीं लगता कि हम अपनी प्रॉपर्टी को सेल करें या अपने घर को सेल करें, बट अगर हमारी सिचुएशन डे बाय डे डिफिकल्ट हो रही है तो मुझे ये लगता है सेल करें या डाउन साइज करें या कुछ भी ऐसी चीज करें, बट उसका कोई ना कोई जल्दी आप सोल्यूशन करें, उस प्रॉब्लम को प्रोलॉन्ग ना करें। जितनी वो प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग होएगी उतनी ही वो आपके लिए मुश्किल होती जाएगी हैंडल करना। तो यही चीज है कि अगर हम उनको टाइम रहते इन चीजों को मैनेज कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, अपने लेंडर से डिस्कस कर सकते हैं या कोई और प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट है उससे डिस्कस, मार्केट का एवेल्युएशन, प्रॉपर्टी की और एक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, और अगर उसको टाइम रहते आप अपने कंट्रोल में रख के अगर उसको डिस्पोज ऑफ कर जाते हैं, सेल कर लेते हैं या डाउन साइज कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहता है। क्योंकि जब वो कंट्रोल दूसरे लेंडर के पास चला जाता है तो उनके अपने बड़े और तरह के एक्सपेंस भी इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, फिर प्राइस के दूसरी चीजों के ऊपर भी आपका कंट्रोल नहीं रहता। तो कई बार होता है कि कुछ इक्विटी हमारी उस घर में होती है, वो भी धीरे धीरे जो है देखने में आया भी वो कम होती जाती है। तो इट्स बेटर कि जितनी जल्दी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कर लें, और इसके साथ साथ इसको बात करके इसका एक वे आउट निकाला जाए। जब हम वो छोटे छोटे डेट लेने शुरू कर देते हैं, थोड़े से क्रेडिट कार्ड से इधर उधर, कई बार होता क्या है
कि देखने में वो डेट का अमाउंट कम लगता है, बट उनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, और वो चीजें जो हैं एक से ऊपर एक करके पाइल अप हो जाती हैं, और फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब फिर आपके लिए अगर आप चाहें भी तो वो बाहर निकलना थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज हो जाता है। तो इसका जो ये बेस्ट पार्ट है वो यही है कि जैसे प्रवीण जी ने अभी डिस्कस किया कि आप इस चीज को जितनी जल्दी हो सके इसको पहले अंडरस्टैंड कर लें, अपनी थोड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें। कोई भी चीज अगर आप बाय करते हैं तो आप अपनी डेट रेशो के, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग देख के, और जैसा कि हम पहले भी बहुत बार इस शो के अंदर मेंशन करते आए हैं कि जब भी कोई आप चीज बाइंग के लिए देखते हैं तो ये मेक श्योर करें कि जो इक्विटी है उसके अंदर, जो उसको डालने के लिए जो डाउन पेमेंट है वो कहीं से बोरो ना की हो, वो आपके पास आपकी अपनी हो, आपने उसको सेव किया हो। अगर वो भी चीज हम बोरो करके, कई बार घरों की रीफाइनेंस करके निकाल के कोई सेकंड प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फिर इसकी भी इंस्टॉलमेंट बढ़ गई, उसके ऊपर भी डेट खड़ा है, और अगर कोई भी सर्कमस्टांस हमारे आने वाले टाइम में जॉब को लेके, हेल्थ को लेके कोई भी चीज चेंज होती है, फिर चीजों को मैनेज करना जो धीरे धीरे करके मुश्किल होता जाता है। तो पहले तो अपनी जो भी आप कोई बाइंग कर रहे हैं उसको अपनी डेट रेशो इनकम के साथ देख के उसको बाय करें। उसके साथ साथ कुछ थोड़ा अपना बफर भी रखें, कुछ अपने रेनी डेज के लिए, ताकि अगर कोई वैसे जॉब में, बिजनेस में किसी भी तरह का कोई स्लो डाउन आता है तो उसको भी थोड़ा अवॉइड किया जा सके, उसको भी मैनेज किया जा सके। और इन सारी चीजों के बाद जब आप ये देख लेते हैं, अगर बावजूद इसके कभी जाके आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, तो फिर द बेस्ट पॉसिबल है कि जितनी जल्दी आप इसको रिकॉग्नाइज कर लें, आप अंडरस्टैंड कर लें, अपने लेंडर से बात करें, प्रोफेशनल ओपिनियन लें, और जितनी जल्दी हो सके इसका वे आउट निकाल के इसको ऑफ कर दें, ताकि ये चीजें जो हैं आने वाले टाइम में आपके लिए उतनी पेनफुल ना हो, आने वाला टाइम आपका स्मूथ रहे। तो हम यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फिर हम यूं गए और यूं आए। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोड़ा। और जिस तरह हमने ये डिस्कस किया आज का टॉपिक की पावर ऑफ सेल क्या होती है और कैसे इसको समय रहते हम अवॉइड कर सकते हैं, तो इसके रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 647-488-0018।
और इसके अलावा इस शो के बाद अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें 4169108923। तो अब वक्त हो गया है थोड़ा सा आपके साथ शेयर करने के लिए कि कौन सी लिस्टिंग हमारी मार्केट में आई है। तो अमित थोड़ा सा आपको बताएं, अमित ये भी हमारे टेक्नीशियन शेयर करेंगे लिस्टिंग्स आपके साथ और हम उन लिस्टिंग्स के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन देंगे। इन प्रॉपर्टीज के लिए भी आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल करें 4169108923। जी हमारे टेक्नीशियन पिक्चर दिखाएंगे। सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है 3005 पाइन ग्लेन रोड, यूनिट नंबर 503, ओकविल में। ये एक 2 बेडरूम प्लस डेन के साथ, 2 वॉशरूम के साथ, बहुत ही अच्छे लेआउट के साथ ये प्रॉपर्टी है। ओकविल की लोकेशन में है। ओकविल सबसे अच्छी जगह मानी जाती है अगर आपने अपनी फैमिली को रेज करना है तो ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। 2 बेडरूम के साथ डेन भी इसमें आती है। एंड उसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है जो हमारे टेक्नीशियन दिखाएंगे 152 वार्डन स्ट्रीट पे। ये प्रॉपर्टी है, ये बैंक सेल प्रॉपर्टी है, 4 बेडरूम के साथ ये प्रॉपर्टी है। बहुत ही अच्छा सेमी डिटैच घर है। और अगर आप इस प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं तो हमें सीधा कॉल कर सकते हैं या फिर अपने जिस रियल्टर के साथ काम कर रहे हैं उनको भी बता सकते हैं। प्रॉपर्टी है 152 वार्डन स्ट्रीट, बैंक सेल है ये। उसके बाद हमारी एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी मेडोक एरिया में है, 18 एबेल ड्राइव। ये 4 बेडरूम का घर है, बहुत ही अच्छा बना सेमी डिटैच घर है, बैकयार्ड के साथ और बहुत ही अच्छी एलिवेशन के साथ घर आता है। काफी स्पेशियस है, जो मेरे को इस प्रॉपर्टी में लगा कि हॉल, अपना डाइनिंग एरिया, बहुत ही स्पेशियस घर है। उसके बाद हमारे टेक्नीशियन दिखाएंगे 40 ब्लैक लॉक स्ट्रीट, कैम्ब्रिज में प्रॉपर्टी है। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे हमने ये डिटैच घर लगाया है। कैम्ब्रिज की बहुत ही नई कम्युनिटी में ये घर बना हुआ है। इसको देखने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और इसमें हम ओपन हाउस भी लगा रहे हैं अगर आप जाना चाहते हैं। ये 4 बेडरूम का डिटैच घर है, 3 बाथरूम्स के साथ आता है, बहुत ही स्पेशियस है अंदर से। इसको देखना है तो हमें प्लीज कॉल करें या फिर अपने रियल्टर के बता सकते हैं कि इसको जरूर दिखाएं। एड्रेस है 40 ब्लैक लॉक स्ट्रीट, कैम्ब्रिज। अगली जो रेंडरिंग आप देख रहे हैं ये है 37 कोस्ट लाइन ड्राइव। ये जो कोस्ट लाइन ड्राइव का एरिया है ये ब्रैम्पटन का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एरिया, जो मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव का एरिया या स्टील और फाइनेंशियल का ड्राइव का एरिया है, उस नेबरहुड के लिए नेबरहुड में ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक एंड यूनिट टाउन हाउस है और फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए ये बहुत बढ़िया लोकेशन है और बहुत ही बढ़िया ये जो प्रॉपर्टी है। ये 9 फीट की सीलिंग आपको मेन फ्लोर पे मिलेगी, 8 फीट की सीलिंग ऊपर है, 4 बेडरूम और 4 वॉशरूम वाली ये जो प्रॉपर्टी है एंड यूनिट टाउन हाउस है और इसमें बेसमेंट जो है वो पूरी फिनिश हुई हुई है। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा दोनों दिन ओपन हाउस रहेगा। अगली जो प्रॉपर्टी हमारी है वो है 43 वेजना क्रेसेंट। 43 वेजना क्रेसेंट अगेन ये ब्रैम्पटन का जो क्रेडिट वैली का नेबरहुड है, ये जो मिसिसागा रोड और विलियम पार्कवे का नेबरहुड है, उस एरिया के अंदर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। इस प्रॉपर्टी की खास बात ये है, जैसे आप देख रहे हैं डबल डोर की इसकी एंट्री है और 3 बेडरूम का ये सेमी डिटैच घर है और इसमें 2 बेडरूम की फिनिश बेसमेंट अपार्टमेंट है विद सेपरेट साइड एंट्रेंस। इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा ओपन हाउस रहेगा। इसके अलावा अगर आप अपसाइज करने के लिए देख रहे हैं तो नेक्स्ट लिस्टिंग हमारी है 22 नाइटलैंड कोर्ट। इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि ये प्रॉपर्टी जो है कोर्ट की लोकेशन में है और ये जेम्स पॉटर और क्वीन का जो क्रेडिट वैली का नेबरहुड है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ये प्रॉपर्टी है, एक आप देखेंगे इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई वॉकवे नहीं है, आपको कोई वॉकवे से स्नो क्लियर नहीं करनी, कोर्ट की लोकेशन है। प्रॉपर्टी के अंदर अपस्टेयर बालकनी बनी हुई है, 4 बेडरूम का ये डिटैच घर है। अपसाइज करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसके साथ साथ इसमें लीगल जो बेसमेंट अपार्टमेंट विद सेपरेट एंट्रेंस बनी हुई है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी दोनों दिन हमारा ओपन हाउस रहेगा। कैलेडन के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने के लिए देख रहे हैं तो 2 मेडगास्का रोड के ऊपर ये हमारी प्रॉपर्टी अवेलेबल है।
तो जिस तरह आप इसको रेंडरिंग में देख रहे हैं, ये एक एंड यूनिट लाइक कॉर्नर वाला घर है, फुली डिटैच प्रॉपर्टी, 3200 स्क्वायर फीट का ये घर है और बहुत ही बढ़िया इसका एरिया और बहुत ही बढ़िया इसकी लोकेशन है। सो इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी दोनों दिन हमारा ओपन हाउस रहेगा। ओकविल में अगर आप मूव करना चाहते हैं बच्चों की एजुकेशन को लेके, या वैसे अगर आपको ओकविल का एरिया पसंद है, तो ओकविल में डंडास और 6 लाइन के ऊपर हम आपके लिए एक लिस्टिंग लेके आए हैं, 194 जैचरी क्रेसेंट। सो ये सिंगल कार गैराज डिटैच हाउस है, 194 जैचरी क्रेसेंट। सो इस प्रॉपर्टी के अंदर खास बात यह है कि ये फेसिंग टू पॉन्ड लोकेशन है और जो इसके लिए स्कूल पड़ता है, इसके लिए इस प्रॉपर्टी के अंदर डेविड जे विलियम्स नाम का स्कूल है और उस स्कूल की ओकविल के अंदर हाईएस्ट रेटिंग है और इसमें भी 2 बेडरूम की बेसमेंट जो है अपार्टमेंट बनी हुई है सेपरेट साइड एंट्रेंस के साथ। सो इसमें आपको सेपरेट लिविंग एरिया, सेपरेट फैमिली एरिया मिलेगा, 3 स्पेशियस बेडरूम मिलेंगे, 9 फीट की सीलिंग मेन फ्लोर पे है, 9 फीट की सीलिंग जो है वो अपस्टेयर है और सारे स्टेनलेस स्टील के बढ़िया अप्लायंसेस प्रॉपर्टी में ऊपर और नीचे लगे हुए हैं। सो इस प्रॉपर्टी के बारे में कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगली जो हमारी लिस्टिंग है ये है 4 चैंपियन कोर्ट ब्रैम्पटन। इस प्रॉपर्टी की खासियत ये है कि ब्रैम्पटन के क्रेडिट व्यू और क्वीन के नेबरहुड में ये एक ट्रिपल कार गैराज का घर है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और ड्राइवे इतना बड़ा है कि आप 10 से 12 कार इसके ड्राइवे के ऊपर पार्क कर सकते हैं। ये भी कोर्ट की लोकेशन है और इसका जो बैकयार्ड है वो सेपरेट है और इस प्रॉपर्टी के अंदर पूल बना हुआ है, बेसमेंट भी इसके अंदर वॉकआउट बनी हुई है। तो एक लग्जरी घर में जितने भी फीचर होने चाहिए वो सारे इस प्रॉपर्टी पे अवेलेबल हैं और राइट नाउ ये प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर लगी हुई है। नेक्स्ट जो हमारी लिस्टिंग है वो है 14 हटनविल ड्राइव। ये 14 हटनविल ड्राइव मिसिसागा रोड और क्वीन का जो नेबरहुड है क्रेडिट वैली का, उसके साथ ये एक एक्सक्लूसिव एस्टेट लॉट्स की एक एक्सक्लूसिव पॉकेट है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। ट्रिपल कार गैराज का ये घर है, मोर देन 5000 स्क्वायर फीट ऑफ इसके अंदर लिविंग स्पेस है और बेस्ट इसकी बात ये है कि 150 बाय 350 का इसका लॉट है। 1 एकड़ के लॉट के ऊपर ये जो घर है ये बना हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी के बारे में भी आपको कोई और इंफॉर्मेशन डिटेल में चाहिए, और इसकी साइड और बैक दोनों रवीन है, कोई भी इसका नेबर नहीं है, ना साइड में और ना ही इसकी बैक के ऊपर। अगली जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं ये है 23 डलमेनी ड्राइव। ये भी कॉर्नर वाला ट्रिपल कार गैराज डिटैच हाउस है ब्रैम्पटन में और जिसमें 4500 स्क्वायर फीट अबव ग्राउंड है। बेसमेंट इसकी फिनिश्ड है जिसमें वेट बार, होम थिएटर, गेस्ट बेडरूम, 2 फुल वॉशरूम बेसमेंट के अंदर, 4 बेडरूम, 4 फुल वॉशरूम अपस्टेयर विद सेपरेट लिविंग, डाइनिंग, ऑफिस का एरिया। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा दोनों दिन ओपन हाउस रहेगा, तो इस प्रॉपर्टी की भी प्राइवेट व्यूइंग के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगली एक लिस्टिंग है ये है 29 एजरा क्रेसेंट। ये लिस्टिंग अभी मार्केट में नहीं है, ऑफ द मार्केट ये प्रॉपर्टी लिस्टेड है और ये ब्रैम्पटन का जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है सैंडलवुड और वॉनलेस का, उसके नेबरहुड में ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। फुली डिटैच घर है ये और मोर देन 5000 स्क्वायर फीट इसकी टोटल लिविंग स्पेस है। 3200 स्क्वायर फीट अबव ग्राउंड ये प्रॉपर्टी है और इसके साथ साथ इस प्रॉपर्टी के अंदर लीगल 2 बेडरूम की बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है विद सेपरेट एंट्रेंस। और इस प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, 29 एजरा क्रेसेंट ऑफ द मार्केट ये प्रॉपर्टी है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4169108923। अमित, कुछ और प्रॉपर्टी आप एक और प्रॉपर्टी हम लेके आ रहे हैं मार्केट में, मंडे को वो आ जाएगी। नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में डीटैच घर लगा रहे हैं 9 बेनिस्टर क्रेसेंट पे। बहुत ही बढ़िया 9 फुट सीलिंग के साथ ये घर आता है, 1800 स्क्वायर फुट का है। एंड इसकी जो सबसे बढ़िया खास बात है कि इसके आसपास की जो स्कूल्स हैं वो नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन के सबसे टॉप रेटेड स्कूल्स हैं। तो इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर मंडे को ये प्रॉपर्टी हम लॉन्च कर देंगे। एड्रेस एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9 बेनिस्टर क्रेसेंट, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है।
और जैक, जैसे कि ये तो हमने बात की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो रीसेल में अवेलेबल हैं, आइदर एमएलएस पे हैं या ऑफ द मार्केट हैं, तो आप हमारे व्यूअर्स के साथ अगर कोई शेयर करना चाहेंगे, कोई कमर्शियल बिजनेस या कोई भी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी या कोई कमर्शियल आपके पास कोई लैंड, तो वो थोड़ा सा हमारे अपने व्यूअर्स को थोड़ा कमर्शियल एक्टिविटी के बारे में बताएं। So we are bringing two exciting opportunities. One is a very successful convenience store in the city of Brantford, 1,000 square feet, making money, and it is a very, very good opportunity. It's been in business for over 35 years. And another opportunity, which is a donut franchise shop in the heart of Oakville downtown, which has the opportunity of over 20,000 plus in sales. Which those are some of our opportunities that we have, which we have many more. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने आपके साथ रीसेल की, कमर्शियल की कुछ आपके साथ शेयर की। इसके अलावा हमारी बहुत सारी और प्रॉपर्टीज भी अवेलेबल हैं, इवन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम होम बायर से लेके अगर आप कोई बहुत बड़ा लग्जरी मेंशन देख रहे हैं, तो सभी तरह की लिस्टिंग्स हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या प्री कंस्ट्रक्शन में कोई बुकिंग करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे पास बिल्डर्स के प्रोजेक्ट आते रहते हैं जिनकी हमारे पास प्रायोरिटी एक्सेस रहती है। कमर्शियल के साथ ऊपर भी, जैसे जैग ने आपके साथ शेयर किया, अगर आप कोई बिजनेस लेना चाहते हैं या कमर्शियल कोई रियल एस्टेट आप ओन करना चाहते हैं, या आपका कोई है माइंड में कि अगर आप कोई लैंड पार्सल बाय करना चाहते हैं, तो ये सारी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। एग्रीकल्चर लैंड, डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल लैंड। सो अगर किसी भी तरह की आपकी कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो रियल एस्टेट के रिलेटेड, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप एक बार हमें कॉल जरूर करें 4169108923। सो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन सी चीज आपको बेस्ट रहेगी, चाहे वो रेजिडेंशियल में हो, प्री कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल में, तो हम आपकी रिक्वायरमेंट को, आपके फाइनेंशियल स्टैट्स को और आपकी जॉब और डेट को देखते हुए आपके साथ शेयर करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट स्टेप हो सकता है। आप किस सेगमेंट के अंदर आप चाहे इन्वेस्ट करें, या अगर आप कोई बिजनेस खुद करना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, रियल एस्टेट वहां कोई ओन करना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या ऑप्शंस हो सकती हैं और क्या आपके लिए नियर फ्यूचर में इन चीजों के ऊपर बेस्ट रहेगा। तो आगे एक बार कॉल जरूर करें और हम आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, आपके साथ आपको सलाह देंगे कि आने वाले टाइम में कौन सी चीज आपके लिए बेस्ट हो सकती है। नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलेंगे, और नेक्स्ट वेडनेसडे एक इंटरेस्ट रेट की बैंक ऑफ कनाडा की मीटिंग है, तो अगले वीक हम आपसे वो भी शेयर करेंगे कि वो कैसा रहा बैंक ऑफ कनाडा की मीटिंग और उसका आने वाले रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट रहेगा। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। शबा खैर। थैंक यू। गुड इवनिंग।